नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राजन पे। मैं राजन कुमार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक परिदृश्य के पार्ट थर्ड देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। इस वीडियो में हम आपको मार्च से लेकर मई तक जो भी आर्थिक परिदृश्य का घटनाक्रम है उसको कवर किए हैं। इसमें आपको हम बताए हैं कि हम लोग को क्या आर्थिक परिदृश्य में पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ताकि हमारा सभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आर्थिक परिदृश्य से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप आसानी से हल करके आइएगा, बिना फालतू के डाटा रटे हुए, आसानी से। अतः इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के आपको सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जनवरी से मई तक जो भी प्रतियोगिता दर्पण में न्यूज आए हैं उसको आसानी से समझते हुए सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम मासिक करंट अफेयर आपको कराएंगे जून से। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः इसको जरूर से जरूर देखिए। इसके साथ साथ आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। अतः चैनल से जुड़िए, चैनल से आपको फायदा होगा। चलिए ठीक है। 2020-21 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसएसओ के पहले अग्रिम अनुमान जीडीपी में सिकुड़न 7.7% की अनुमानित। कहने का मतलब है ये क्या है, अग्रिम अनुमान है। अतः हम लोग एक्चुअल डाटा देखने के लिए बजट आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। एक्चुअल डाटा देखने के लिए हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। ये सब फालतू के डाटा होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो याद करने वाला चीज़ है उसमें आपको क्या याद करना है, तो राष्ट्रीय आय कौन निकालता है। तो राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। जो आपको जीडीपी में से विभिन्न प्रकार की गिरावट को आपको स्थायित्व पर आदि पर निकाला जाता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, इसको समझेंगे। अभी आप राष्ट्रीय आय को रफली जान दीजिए कि देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ही किसी भी देश की वास्तविक विकास को दर्शाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एनएसएसओ निकलता है राष्ट्रीय आय, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारा जो है वो यहाँ पे है। बाकी सब फालतू डाटा है, ये सब याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई जितना हम बता रहे हैं उतना ही याद करके जाइए। आपको साल भर, हाँ साल भर का जरूर देखिएगा मेरे चैनल से, तब जाकर फायदा होगा। नहीं तो आप 1 महीने 2 महीने देख लिए हैं उसके बाद छोड़ दिए तो ना, तो हम उसके लिए गारंटी नहीं लेते हैं। साल भर हम आपको करा देंगे कोई भी एग्जाम आने के पहले। और साल भर का आप जो भी देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम देखिए या आर्थिक घटनाक्रम देखिए, साल भर का न्यूज जरूर देखिएगा। ठीक, साल भर का न्यूज देखने के बाद ही आपको फायदे होंगे। और राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आधार वर्ष क्या होता है? 2011-12। जैसे हम आर्थिक विकास जीडीपी निकालने के लिए 2011-12 को आधार वर्ष लेते हैं, वैसे ही आपको आर्थिक राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए भी 11-12 आधार वर्ष लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल दिसंबर 2020 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 15.73% और आयात में आपको 29.08% की गिरावट। यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्रैल और दिसंबर तक का ही रिपोर्ट है। जब हम बजट या आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे वहाँ पे हमको वास्तविक डाटा मिलेगा, उससे हम अपना न्यूज कवर करेंगे, वहीं एग्जाम में डाटा पूछे जाएंगे। ये सब डाटा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम बच के निकलने का प्रयास करेंगे, जिसकी आवश्यकता हमें है नहीं। ठीक, चलिए। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कर्नाटक का शीर्ष स्थान पर, छोटे राज्य केंद्रशासित क्षेत्रों में दिल्ली का ही पहला स्थान। कहने का मतलब है नीति आयोग के द्वारा नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक, और जिसमें कर्नाटक क्या रहा? प्रथम स्थान रहा। अंतिम स्थान पर कौन रहा? बिहार रहा। इसके पूर्व वर्ष में जब नीति आयोग के द्वारा नवाचार सूचकांक जारी किए गए थे, उसमें भी प्रथम स्थान पर कौन था? कर्नाटक था। और अंतिम स्थान पर कौन था? झारखंड था। बिहार नीचे से दूसरा स्थान पर था। इस बार चेंज हो गया है। ठीक, इसी के साथ साथ छोटे और केंद्रशासित प्रदेश राज्यों में देखें तो दिल्ली का शीर्ष स्थान है, और उसी तरह से पहाड़ी राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश का शीर्ष स्थान है। यही न्यूज इस मतलब
हेडलाइन से आपको मिला या अंदर पढ़िएगा तो यही निकलेगा। बाकी सब हम जानते हैं, थोड़ा सा चलते हैं स्टैटिस्टिक्स के देखते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान से पढ़िए, सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और ट्रांसफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट कर देता है, ट्रांसफॉर्मिंग को ट्रांसफॉर्म्ड कर देता है। इस प्रकार से आपको फंसा के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो नेशनल क्या पढ़ना है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग पहले योजना बनाने का काम करता है, अब नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य कर रहा है, विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में सलाह देने का भी काम कर रहा है और राज्यों के लिए भी ये काम कर। नीति आयोग पहले केंद्र के लिए ही काम कर रहा था। अतः नीति आयोग जो है आपको संघीय संघवाद पर आधारित होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को साथ लेके चला जाता है। योजना आयोग पर आरोप लगाया जाता था कि यह केंद्रीकृत संस्था है। ठीक, एक बात और यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि योजना आयोग संवैधानिक संस्था है? तो आप कहिए कि नहीं, क्योंकि इसकी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है। ठीक, अतः यह मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पारित किया गया था, अतः यह असंवैधानिक संस्था है। ठीक, अब योजना नीति आयोग भी वही असंवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, उसी तरह से योजना आयोग में योजना बनाया जाता था और उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता था? तो योजना आयोग के द्वारा बनाए गए हैं योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। ठीक दोस्त, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी, ये भी क्वेश्चन पूछता है डेट के साथ। तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं उसको हम बता देंगे। जितने क्वेश्चन बनने वाले थे उतना हम आपको बना देंगे। बाकी सब क्वेश्चन कोई यहाँ पे जो आपके काम के लिए है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप डाटा देखिए। नवचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। दूसरा स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। और नीचे देखिए तो नीचे है बिहार है। ठीक, यहाँ पे ये आपको नीति आयोग का सूचकांक मिल गया। आगे हम देखते हैं दोस्त, आगे न्यूज है हमारा फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर भी ब्याज दर अपरिवर्तित। कहने का मतलब है लघु बचत पर ब्याज दर अपरिवर्तित था, उसी तरह से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पर भी ब्याज दर अपरिवर्तित रहा। कहने का मतलब है फ्लोटिंग रेट का मतलब ही है कि इसके दर अपरिवर्तित होते रहते हैं 6 माह पर। ठीक, लघु बचत में क्या आता है? तो प्रोविडेंट फंड आते हैं, उसके बाद किसान बचत पत्र आता है, डाकघर बचत पत्र आता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लघु बचत में कौन कौन आते हैं। ठीक, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सब चीज़ें लघु बचत में आते हैं जो महत्वपूर्ण है। किसान बचत पत्र, उसके बाद डाकघर बचत पत्र, और आपको सुकन्या समृद्धि योजना, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं पीपीए हमारा क्या होता है प्रोविडेंट फंड। ये सब आपको लघु बजट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्त, वैश्विक जीडीपी में 2020 में 4.3% की सिकुड़न, 2021 में वृद्धि 4% रहने का विश्व बैंक का अनुमान। भारत में 2021-22 में वृद्धि 5.4% का अनुमान। ये अनुमान ही है, बस इसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि विश्व बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में ये सब बात करती है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है दोस्त? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया जाता है कि कब कितना वृद्धि दर रहेगा, किस देश का कितना वृद्धि दर रहेगा। ठीक है, उसी तरह से IMF के द्वारा भी इस प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, बस आप लोग को इतना ही याद रखना है। इस तरह से आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और गैट जो है अभी WTO के रूप में है, ये तीनों वेटन वुड्स संस्था है। वेटन वुड्स संस्था के नाम से इनके जाने जाते हैं। उसी तरह से IMF और विश्व बैंक में मेन अंतर यही होता है कि विश्व बैंक जो होता है आपको आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सड़क, पेयजल, तालाब, जलाशय, बांध, विद्युत जल परियोजना आदि के निर्माण के लिए कर्ज देता है और बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देता है। IMF जो होता है लघु अवधि के लिए कर्ज देता है और वो आपको आर्थिक भुगतान संतुलन अगर आपका गड़बड़ाया होगा उसी के लिए कर्ज देगा बस। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ से जो न्यूज होने वाला था आपका हो गया। बाकी सब फालतू कितना वृद्धि दर रहेगा क्या रहेगा उसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप मेरा बात मानिए, आँख मूंद कर जितना बोल रहे हैं उतना पढ़िए। आज का नहीं 6 साल का अनुमान है, 20 से ऊपर एग्जाम दे चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में रिजल्ट रहा है, आपको प्रूफ भी दिखा चुके हैं। और फाइनल हुआ कि नहीं ये हम जानते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण से हम क्या किए, उसके पीछे मत पड़िए। आप लोग बस हमारे अनुभव का फ़ायदा उठाइए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए मेरे साथ में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, महाराष्ट्र में एक अन्य सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। कहने का मतलब है महाराष्ट्र में कौन सा सहकारी बैंक है, तो आपको बैंक बसंत दादा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया। इसके पहले पहले कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया था। बस इसको इतना ही आपको याद रखना है। सहकारी बस त्रिस्तरीय होता है, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और स्थानीय स्तरीय। जिला स्तरीय को केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं, राज्य स्तरीय को राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, स्थानीय स्तर को स्थानीय सहकारी बैंक कहते हैं। मेन आपको केंद्रीय सहकारी स्तर जो होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको कि केंद्रीय सहकारी बैंक जो होते हैं केंद्रीय स्तर पर होते हैं ऐसा आप लोग कन्फ्यूजन होगा। लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक केंद्रीय स्तर पर ना होकर जिला स्तर पर होते हैं। इस बात को आप लोग लिख के धर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन लड़कों को होता है, ठीक। आगे हम देखेंगे 2021 में भारत स्वच्छ आर्थिक वृद्धि वाला देश होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान, जैसे हम विश्व बैंक का अनुमान देखें उसी तरह से आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान देखेंगे। एक किस रिपोर्ट में अपना अनुमान देता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। क्या नाम होता है इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। देखिए दोस्तों क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी किया था, IMF के द्वारा। वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, विश्व बैंक के द्वारा। दोनों आदमी इस रिपोर्ट में वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। इतना ही आप लोग को जानना है, बाकी सब फालतू कितना अनुमान है क्या है नहीं जानना है। IMF और विश्व बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी आपको विश्व के जितने भी संगठन हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसका हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बना दें। अगर आप लोग का राय हो तो बताइए कि हम वीडियो बनाए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर 10 से 15 आदमी भी कमेंट करके बता देगा तो हम उस पर वीडियो आपको बता देंगे। बस आप लोग को वीडियो को शेयर करना होगा आप लोग का। उसके बाद अगर हम संगठन से संस्था से वीडियो बनाते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। विश्व बैंक की जनवरी 2020-21 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट बता दिए। उसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF का, विश्व बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। इसी तरह से आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जो होते हैं उसका भी एक रिपोर्ट आता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, 6 अंग है ना, 6 अंग में एक आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग है। उसका कौन सा रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। तीनों रिपोर्ट के बारे में आप लोग को याद रखिएगा कौन किसको जारी करता है, मोस्ट बीबीआई है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। नेक्स्ट हम लोग जो न्यूज देखते हैं वो देखते हैं दोस्त, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में स्वच्छ वृद्धि होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है। वहीं आपको बताया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कल सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, जिसको आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इतना ही आप लोग को याद रखना है, ठीक है दोस्त। आगे हम देखते हैं, एक फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा आप लोग, अंगटांग। क्या याद रखिएगा, अंगटांग। थोड़ा देर के बाद इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसका मुख्यालय जो होता है अंगटांग का जिनेवा है, और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मोस्ट भी 4 साल पर इसकी मीटिंग होती है। इन विश्व में निवेश से संबंधित डाटा जारी करता है, ठीक है। FDI के बारे में ये बताएगा, ठीक है दोस्त। और विश्व निवेश रिपोर्ट भी जारी करता है, ठीक। इतना आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस न्यूज से जो रिपोर्ट था उसको हम बता दिए। आगे जो हमारा न्यूज होगा वो होगा दोस्त, कोरोना महामारी के दौर में भारत में FDI के अंतर प्रवाह में 13% की वृद्धि। किसका रिपोर्ट है, अंगटांग की। अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ चर्चा किए कि इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में, मुख्यालय जिनेवा में, ठीक है। अंगटांग का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। व्यापार और विकास पर अपना मीटिंग करता है। इसकी मीटिंग 4 साल पे होती है। इसने क्या निवेश के बारे में रिपोर्ट दिया है, क्या रिपोर्ट दिया है दोस्तों, कि अंतर प्रवाह, मतलब किसी देश में कितने FDI आए हैं, जिसमें भारत क्या रहा, आपको
भारत के अंतर्पालन में 13% वृद्धि हुई है, बाकी बड़े जो देश हैं उसमें गिरावट हुई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि रही निवेश में, इसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना बताए हैं उतना ही आप लोग याद करिए, बाकी सब इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी बताएंगे। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे कोई आपके लायक न्यूज़ नहीं है, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज़ होगा आपके लिए, फिलीपींस ने एयरपोर्ट निर्माण परियोजना से चीनी कंपनी को हटाया। बस इतना ही जानना है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसके बाद फिलीपींस जो है, जिसकी राजधानी मनीला है, फ्रांस प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसका पर प्रभाव अमेरिका का रहता है, तो अतः अमेरिका को फॉलो करते हुए चीन की कंपनी को ब्लैक कर दिया है। ठीक, आसियान जो का मेंबर फिलीपींस है, जिसमें 10 मेंबर हैं, उसमें से एक मेंबर फिलीपींस में है। ठीक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस है। चावल अनुसंधान संस्था, एशिया विश्व चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय भी मनीला है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिलीपींस जो है एक द्वीपीय देश है, इतना आप याद रखिएगा। फिलीपींस प्रशांत महासागर में पड़ता है, लेकिन एशिया में एशियाई देश है, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखते हैं दोस्त, जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपको राष्ट्रीय आय एनएसएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान। जैसे ऊपर देखें उसी तरह से नीचे भी आया राष्ट्रीय अनुमान। कौन जारी करता है? तो एनएसओ। एनएसओ के बारे में आप लोग को डिटेल से बता दिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इतना बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय जारी करता है। राष्ट्रीय आय कुल देश की कुल आय होती है। ठीक है, कि आज किस आधार पर निकाले थे उसको हम आगे बताएंगे। ठीक, तो राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय से ही प्रति व्यक्ति आय निकलता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को देखना होगा तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है फर्स्ट। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बनेगा। आगे जो क्वेश्चन आधार वर्ष जैसे आप लोग को बताए हैं 11-12 है। ठीक, चलिए दोस्तों, आधार वर्ष 11-12 है, 11-12 यहाँ पे है। ठीक, तो राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष 11-12, उसी तरह आर्थिक वृद्धि जो जीडीपी निकाला जाता है उसके लिए भी आधार वर्ष क्या होता है दोस्त? 11-12 ही होता है। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्त, यहाँ से जो न्यूज़ था आपके लिए हम बता दिए। ठीक है, यहाँ पे एक रफली डाटा देख लीजिए। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है 21-22 में 85,929 रुपये है, एनएसएसओ का अग्रिम अनुमान के अनुसार। कितना है? तो 85,000 लगभग में, 86,000 लगभग में याद रखिएगा। जो 2019-20 के पहले, मतलब एक साल पहले जो था 94,566 रुपये था, मतलब कम हुआ है। ठीक, कम हुआ है, इतना बात याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि राष्ट्रीय आय में 9.1% की गिरावट हुई है। अभी राष्ट्रीय आय कितना है? 86,000 लगभग में। ठीक है, इसके पहले क्या थे? 94,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को याद रखना है। 9% गिरावट हुई है। ये जो है स्थिर मूल्यों पर है। क्या है? स्थिर मूल्यों पर। जब भी स्थिर मूल्यों पर कोई डाटा दिखाया जाएगा तो उसका आधार वर्ष होगा। जैसे इसका आधार वर्ष क्या है? 11-12 है। उसी तरह से चालू मूल्य जब होगा तो चालू मूल्य के लिए आधार वर्ष नहीं होता। चालू मूल्य पिछले मूल्य वर्ष में कितना राष्ट्रीय आय रहा और इस वर्ष कितना राष्ट्रीय आय रहा, वर्तमान मूल्य पर उसको दिखाई दिया जाता है। ठीक, चलिए, तो चालू मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय हमारा है इसको भी रफली याद रखिएगा। आपको 1,27,768 रुपया है और 2019-20 में 1,34,186 रुपया है। ठीक है, मतलब इसमें भी गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 4.8% गिरावट आई है। तो इतने इसमें आप लोग को जानना है स्थिर मूल्यों पर 2021 में राष्ट्रीय आय लगभग में 86,000 और 2021 में चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय 1,27,768 रुपया। ठीक है, और वृद्धि स्थिर मूल्यों पर 9.1% और वृद्धि नहीं, कमी स्थिर मूल्यों पर 9.1% और चालू मूल्यों पर 4.8%। बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो यही डाटा जो होगा इतना ही के आसपास में डाटा आपको मिलेगा आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ जितना बनेगा राष्ट्रीय आय कौन निकालता है? एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज आप लोग के लिए होगा वो होगा भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और साझेदार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मॉरिशस जो है आपको अफ्रीकन देश है, जो हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है वो है आपको प्रविंद जगन्नाथ है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। इस संधि पर आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। मॉरिशस ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र है। इस बात के इसी के लिए ये न्यूज आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापार, आर्थिक सहयोग और साझेदारी का समझौता
प्रथम अफ्रीकी देश है जो इस प्रकार का समझौता किया है। और क्या है इस समझौते में आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं जानना है। जनवरी 2020-21 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.06% ही रही, जबकि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 1.89% पर ही लौट की। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं कि इस टाइप का डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करना होगा तो नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मन नहीं मान रहा है कि है ना हम याद करवे करेंगे, तो एग्जाम देने चाहिए उसकी 1 महीना पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप के डाटा जो होता है मुद्रास्फीति से जो डाटा जारी किया जाता है प्रति माह जारी किया जाता है। अब ये होता है एक थोक मूल्य सूचकांक, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। मेन 2 ही होते हैं और सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन हम लोग को 2 ही याद करना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 ही होता है, ठीक। 11-12 ही होगा। अगर 11-12 है 2012 है तो उसमें आप 12-12 2012 ठीक है दोस्तों। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? तो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है दोस्त? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। प्रति माह जारी किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से यही डाटा बनेंगे, बाकी सब आपके काम के लिए कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना था उतना हम बता दिए, आधार बस 2012 है बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ से जो डाटा था आपको बता दिए। नेक्स्ट आइए, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी 2011-12 है, ठीक है। इसमें कितने वस्तु को लिया जाता है? 997 वस्तु को लिया जाता है, ठीक है। जारी कौन करता है? तो उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए इतना बात आप याद कीजिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? तो उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय। उसी तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2012, थोक मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2012 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2012 और थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2011-12 वही है 11-12। चलिए अब थोक मूल्य सूचकांक होता है उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक प्राथमिक वस्तु उत्पाद होता है, दूसरा फ्यूल एंड पावर होता है, तीसरा विनिर्मित उत्पाद होता है। तीनों के आधार को जोड़ के तीनों को कुछ भ्रांश दिया जाता है, इसी के आधार पर निकाला जाता है। तो सबसे अधिक भ्रांश जो होता है वो होता है विनिर्मित उत्पाद पर होता है, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक के लिए किसका भ्रांश सबसे अधिक होता है? तब विनिर्मित उत्पाद का होता है। उसके बाद होता है आपको प्राथमिक उत्पाद, उसके बाद होता है फ्यूल एंड पावर। प्राथमिक उत्पाद में जितने भी उपभोग के लिए वस्तु होते हैं खाने पीने की, उस सभी को शामिल किया जाता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, यही आपके लिए न्यूज होगा, बाकी सब यहाँ पे आपके लिए न्यूज नहीं है, कोई न्यूज आपके लिए नहीं है। हाँ, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। देखिए इसमें क्या हुआ कि हाल ही में आधार वर्ष में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, इसीलिए बार बार दे रहा है। तो जैसे थोक मूल्य सूचकांक होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औद्योगिक होता है, कृषि श्रमिक होता है, ग्रामीण श्रमिक होता है, ठीक है, और एक और होता है। तो 4 पार्ट में आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बांटा जाता है। उसी में एक औद्योगिक श्रमिक होता है और औद्योगिक श्रमिक में का आधार वर्ष हाल ही में चेंज हुए हैं, इसीलिए इसको बार बार आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है दोस्त? तो 2016 है। क्या है दोस्त? 2016 है, ठीक है। हाल ही में इसको चेंज किया गया है, बस पहले 2001 था, अब 2016 किया गया है। इतना ही आप लोग को यहाँ से याद करना है, बाकी सब फालतू चीज़ है, याद नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, 2011-12 की 5वीं अंतिम मौद्रिक नीति में रेपो दर और बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। जैसे आप लोग को बताते आ रहे हैं कि मौद्रिक दरें जो है RBI के द्वारा निर्धारित होती है, राजकोषीय नीति जो होता है सरकार तय करती है, मौद्रिक नीति जो होते हैं 2 माह पर जारी होता है, वर्ष में 5 बार जारी होते हैं, 2 माह पर 6 बार जारी होंगे। तो इसीलिए इसको आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एग्जाम देने से जाइए तो एक बार पहले देख लीजिए, वैसे पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन जो टर्म होते हैं रेपो दर, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, CCR, इस सबको आपको जानना है, ठीक है। तो हम इतना यहाँ पे बताएंगे कि बैंक दर और रेपो दर में अंतर क्या होता है। तो रेपो दर जो होता है दीर्घकालीन होता है, बैंक दर निम्नकाल के लिए होता है, एक 24 घंटे के लिए होता है, ठीक। रेपो दर और बैंक दर जो होते हैं, RBI किसी भी बैंक को किसी खास दर पर उधार देती है, उसी को बैंक दर या रेपो दर कहते हैं। बैंक दर 24 घंटे के लिए और रेपो दर अधिक समय के लिए होता है। उसी तरह से रिवर्स रेपो दर होता है जब RBI किसी बैंक से उधार लेती है। अब ये सब करने से कीमतें बढ़ेगी, घटेगी, मुद्रा क्या होगा, बाजार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स का वीडियो बताएंगे लुसेंट का, वहाँ पे समझा देंगे। यहाँ पे समझने की आपको
समझाएंगे तो स्टैटिक करंट कम हो जाएगा, स्टैटिक्स जीके ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं समझाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में आते हैं दोस्त। जनवरी 2020-21 माह हेतु कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्रमशः 9 और 8 अंकों की गिरावट। ठीक है, जैसे आप लोगों को बता दिए, ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, कृषि श्रमिक होता है, ग्रामीण श्रमिक होता है, उसी तरह से आपको औद्योगिक श्रमिक होता है, एक होता है शहरी श्रमिक होता है। 4 प्रकार से निकाला जाता है। जैसे औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष चेंज हुआ है, जो 2001 से चेक करके 2016 किया गया है। ठीक है, और 4 मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4 पार्ट में बांटते हैं, किसी को जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आधार वर्ष। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं। तो ये देखिए, मुद्रास्फीति के लिए जो सूचकांक जारी किया जाता है, एक थोक होता है, उपभोक्ता होता है। थोक और उपभोक्ता दोनों के लिए क्या होता है, आधार वर्ष 11-12 है, थोक के लिए 11-12 और उपभोक्ता के लिए 12 है। ठीक है, तो 11-12 याद कर रख सकते हैं। ठीक, अब यही इतना ही याद रखिए, थोक मुद्रास्फीति को जारी कौन करता है, शहरी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन जारी करता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। खुदरा जो होता है उसको, उपभोक्ता जो होता है उसको जारी कौन करता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना, बस इतना ही याद रखना है। थोड़ा डीप में जाइए तो उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक होता है उसको 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक, एक जो होता है औद्योगिक श्रमिक होता है, एक कृषि श्रमिक होता है, ग्रामीण श्रमिक होता है, शहरी श्रमिक होता है। तो अभी हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष चेंज किया गया है। आधार वर्ष चेंज करके 11-12 से 2001 से क्या किया, 2016 कर दिया गया 2020 में। यहीं आपको पूछे जाएंगे कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष क्या है, तो 2016 है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब फालतू चीज़ है, याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के डाटा जो होते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक होते हैं, प्रति माह जारी किए जाते हैं। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में दूरसंचार परिदृश्य दिसंबर 2020 के अंत की स्थिति। अब क्या कहते हैं, ट्राई के द्वारा इस प्रकार के मतलब डाटा जारी किया जाता है कि कितना कौन सिम लिए हैं, कितना कहाँ पे प्रति व्यक्ति कितना मतलब नेट सिम मोबाइल फ़ोन यूज हो रहा है, इस सब का डाटा जारी किया जाता है। तो दूरसंचार परिदृश्य कौन जारी करता है, ट्राई करता है। दूरसंचार परिदृश्य भारत में कौन जारी करता है, ट्राई करता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या देखते हैं, सबसे कम जो होता है विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेलीडेसिटी मतलब प्रति व्यक्ति 52 गो मोबाइल फ़ोन है आपको बिहार में सबसे कम, तो 52.08% है। ठीक है, और सबसे अधिक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है, और राज्य में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यही बात याद रखिए कि सर्वाधिक टेलीसिटी किसकी है, तो दिल्ली की, सबसे कम किसके, तो बिहार के। और संपूर्ण भारत की 86.38 है। अभी हाल ही के वर्षों में प्रति व्यक्ति मोबाइल या सिम की मात्रा में गिरावट देखी गई है। ठीक है, मोबाइल की मात्रा में गिरावट देखी गई है। दिल्ली में आपको एक व्यक्ति 2 या 2.5 मोबाइल यूज करता है। ठीक है, बिहार में आपको एक व्यक्ति मतलब प्रति व्यक्ति के पास भी मोबाइल नहीं है। इस टाइप की डाटा निकाला जाता है। संपूर्ण भारत में आपको 100 व्यक्ति पर 86 मोबाइल है। ठीक है, और इसमें क्या पहले 90 था, अब 86 हो गया, इसमें गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक किस कंपनी का लोग सिम चला रहे हैं, कौन सा किसका उपभोक्ता सबसे अधिक है, तो जियो रिलायंस के उपभोक्ता सबसे अधिक है, उसके बाद भारतीय एयरटेल का है, तब तो वोडाफोन आइडिया का है। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक सिम किसकी चल रही है, तो जियो रिलायंस की चल रही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में खदान उत्पाद, भारत में खदान उत्पाद का अनुमान जो होता है कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार के अनुमान किए जाते हैं, कृषि मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार के अनुमान किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या जानना है कि वर्ष में इस प्रकार के जो अनुमान है 4 बार किए जाते हैं, तो चारों बार डाटा बदलते रहते हैं, तो हमको एक रफली डाटा याद रखना है। ठीक है, तो क्या है, अभी कृषि जो उत्पाद है वो कितना है, तो 303.34 मिलियन टन रिकॉर्ड है। मतलब अभी तक का सर्वाधिक अनुमान है कितना रिकॉर्ड रहेगा, कितना रहेगा दोस्तों, तो 303.34 मिलियन टन, मतलब 303.34 मिलियन टन की खाद्यान्न उत्पादन होगा, जिसमें चावल, कभी कभी इस टाइप से तो कुल पूछ लेंगे, कभी कभी चावल गेहूं का भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रहे तो कुल खाद्यान्न याद रखिएगा। नहीं तो चावल 120.32 मिलियन टन, गेहूँ 109.24 मिलियन टन। ठीक है, मोटा अनाज 49.36 मिलियन टन, मक्का 30.16 मिलियन टन, दलहन 24.42 मिलियन टन। इतना आप लोग को याद रखना होगा अगर एग्जाम में अच्छा से क्वेश्चन करके आना चाहते हैं तो। जैसे कुल खदान 303.34 मिलियन टन,
चावल 120 लगभग में, गेहूं 109 लगभग में, पौष्टिक आहार 49 लगभग में, मक्का आपको 30 लगभग में, तिलहन 24 या 25 लगभग में मिलियन टन। इतना आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं देंगे। कृषि मंत्रालय के द्वारा खाद्यान्न उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है, जो वर्ष में 4 बार अनुमान लगाए जाते हैं। 1 साल के पीडी पढ़िएगा तो वहाँ पे 4 बार इस पर के टाइप का रिपोर्ट मिलेंगे, जिसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3.77 लाख मेगा टन से अधिक, कुल उत्पाद में विश्व में तीसरा स्थान। कहने का मतलब विश्व में हमारा बिजली उत्पादन में कौन स्थान है? तीसरा है। कुल उत्पादन कितना है? 3.77 लाख मेगा टन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए। अब सेक्टर वाइज पूछेगा कि तापीय विद्युत से कितना उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा से कितना उत्पादन होता है, नाभिकीय ऊर्जा से कितना उत्पादन होता है, तो उसी को डाटा हम देखेंगे। बाकी सब बात लिखा होगा फालतू का। हाँ, पहली बार पीटी पढ़ रहे होंगे या खुद से एक बार टोटल पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम जो आपको बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके याद कर जाइएगा, ठीक है। या बार बार वीडियो ही देखिए, मेन हाईलाइट पॉइंट है। एक बात हम आपको राय जरूर देंगे कि एक बार पीडी अपना से डिटेल से पढ़िए ताकि समझ विकसित हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, नाभिकीय विद्युत जो है, जैसे कुल विद्युत 3.77 मेगाटन उत्पादन हो रहा है, जिसमें आपको सबसे अधिक तापीय विद्युत का उत्पादन हो रहा है। कितना प्रतिशत, ये आपको याद नहीं रखिएगा, फालतू डाटा है, फंस जाइएगा, ठीक है। कुल परसेंटेज याद रखिएगा। तापीय विद्युत जो है 61.5%। उसी तरह से आपको तापीय विद्युत के अंतर ही कोयला आधारित हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला आधारित हो जाएगा। कोयला आधारित में लिग्नाइट एक टाइप का कोयला ही है, गैस आधारित हो जाएगा। इस टाइप तापीय विद्युत में आते हैं, इसको जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस तापीय विद्युत कितना प्रतिशत? 61.5%। सबसे अधिक होता है विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का योगदान ही होता है। और जल विद्युत कितना है आपको? 12.2% है। उसके बाद नाभिकीय विद्युत 1.8%। मोस्ट में भी यही है, 6780 मेगावाट, और परसेंटेज में 1.8%। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और नवीकरणीय स्रोत जो होता है 24.5% इससे उत्पादन हो रहा है। इसको यहाँ पे नवीकरणीय याद रखिएगा। बस यही आपको डाटा जानना था, बाकी सब डाटा आपके काम के नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि 10.8% के स्थान पर 13.7% रहने का मूडीज का अनुमान। इसको कोई जरूरत नहीं है, फालतू डाटा है, ठीक है। हाँ, इतना जान लीजिए कि मूडीज जो है एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। जैसे आपको क्रिसिल है, मूडीज है, ठीक है। उस तरह से 2-3 और आते हैं, उसको आप लोग को बताया है प्रीवियस वीडियो में, आगे भी बता देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्त। भारत सहित अधिकांश देशों में 2020 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में गिरावट, कुल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान बरकरार। मतलब इस्पात के उत्पादन में गिरावट हुआ है, फिर भी भारत दूसरे स्थान पर है, इतना आप लोग को जानना है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर चीन है, और दूसरा स्थान पर कौन है? भारत है। तीसरा स्थान पर कौन है? जापान है। हाल ही में जापान को पछाड़कर भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। चौथा स्थान पर रूस है। तो आपको टॉप 2 याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर इस्पात उत्पादन में चीन, दूसरा स्थान पर कौन है? भारत। इतना आप लोग याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। फालतू के डाटा याद करने से बचिए लोग दोस्त, फालतू चीज़ें याद कीजिएगा तो अच्छी चीज़ें आपसे छूट जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम फालतू जो चीज़ें होती है उसको हम हटा देते हैं, और जो आपके काम की चीज़ है उसको बता देते हैं, ठीक। आप लोग इसी को याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट डाटा हमारे पास है, वो है 2020-21 के पहले 9 महीनों में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 22% की वृद्धि, वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान। उधर था अंगटांग का रिपोर्ट, जिसमें आपको 13% की वृद्धि बताई गई थी, वाणिज्य मंत्रालय में 22% की वृद्धि बताई जा रही है। मतलब कन्फ्यूजन है। अतः प्रतिशत वृद्धि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पूछे जाते हैं। क्या पूछे हैं दोस्तों? बस वृद्धि हुई है, बाकी सब डाटा यहाँ पर आधा अधूरा है, नहीं दिया है, तो हम यहाँ से बचने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं न्यूज़ जो होगा आपके लिए। यहाँ पे जो न्यूज़ है, यहाँ पे स्वास्थ्य परियोजना के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन किया गया है। कहने का मतलब जितने भी योजनाएं चलती है स्वास्थ्य से संबंधित, उसके लिए पैसा कहाँ से आए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की स्थापना किया गया। मतलब ये एक प्रकार का बैंक होगा। ये क्या होगा? एक प्रकार का बैंक होगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परियोजना चलेंगी, इस बैंक से पैसा निकाल के फंडिंग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की स्थापना किया गया हाल ही में।
इस नीति का वित्तीयन कहाँ से आएगा? स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से, मतलब कर जो लगते हैं, सेस जो लगते हैं वहाँ से आएंगे। सेस क्या होते हैं दोस्तों? सेस जो होते हैं वो आपको कोई टैक्स 3% लगता है तो उसके ऊपर से और 1% आधा प्रतिशत जो टैक्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेस कहते हैं। ठीक, इस निधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा। ठीक है, क्या कौन कौन से योजना में किया जाएगा इसको आप लोग याद रख सकते हैं। टॉप क्वेश्चन बना के यहाँ से क्वेश्चन बने जाएंगे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस किन योजनाओं को वित्त प्रदान किया जाएगा। तो फर्स्ट है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये में के मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उसी तरह से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र की स्थापना किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और कोई ऐसी योजना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए लाई जाती हो। ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल जो है आपको 2015 में निर्धारित किया गया है। कितने हैं? तो 17 है, याद रखिएगा। 2015 से 30 तक इसको हासिल करना है। 17 प्रकार के गोल है, 17 गोल में से 1-2 गोल इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही न्यूज आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव के आयोजन के पश्चात उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको उत्तर प्रदेश का न्यूज है और इंडिया के लिए न्यूज़ नहीं है, तो जो उत्तर प्रदेश संबंधित होगा वो आपको इस बात को याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे इसको याद करना जरूर है। जैसे आपको झांसी में क्या हुआ है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ है, लखनऊ में गुड़ महोत्सव हुआ है, उसी तरह से सिद्धार्थनगर में काला महोत्सव हुआ है। वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नामक योजना चलाई जा रही है। ठीक है, उसी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के उत्पादन में बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोकल फॉर वोकल जो राष्ट्रीय योजना है उसको जोड़ मिले और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जिसके उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी जी ने किया वहाँ का। ठीक, यहाँ पे आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नीलामी में संपत्ति फ्लैट खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं। मतलब अगर आप नीलामी में कोई फ्लैट खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं होंगे। हाँ, आप उपभोक्ता कब कराएंगे? जब नए संपत्ति और फ्लैट खरीदते हैं किसी ठेकेदार से, बनाने वाले से, तो आप उपभोक्ता कराएंगे। तो अब उपभोक्ता फोरम में जाकर केस कर सकते हैं, और आप नीलामी में खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में केस दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उपभोक्ता फोरम नहीं है। इस प्रकार के न्यूज़ के लिए आपको क्षमा चाहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है आपका विशालकाय मालवाहक पोत सुएज नहर में फंसने से 1 सप्ताह तक नहर में ट्रैफिक जाम। अब यहाँ पे हमको जानना है कि कहाँ फंसा था, तो सुएज नहर में। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो आपको भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर पर किस देश का कब्जा है? तो मिस्र का कब्जा है। ठीक है, चलिए अब सुएज नहर जो होता है आपके बारे में बता दिए। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, किस देश का कब्जा है। ठीक है, और सुएज नहर में कौन सा जहाज फंसा था? तो एवर गिविन नामक जहाज फंसा था। कौन सा जहाज फंसा था दोस्त? तो एवर गिविन नामक जहाज फंसा था जो 400 मीटर था लंबा था। यह जहाज जो है आपको, ये जो जहाज है वो आपको जापान की जहाज है, जापान की जहाज है जिसको ताइवान के कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, विश्व के विशालकाय जहाजों में इसकी भी गिनती की जा रहा है। यह जहाज जो था मलेशिया से सामान को लोड करके नीदरलैंड जा रहा था। तो यहाँ से क्या पूछेंगे? एवर गिविन नामक जहाज सुएज नहर में फंस गया था, 400 मीटर लंबा था। ठीक है, ये आपको जापान का जहाज है जिसको ताइवान के द्वारा लीज पर लेकर इसका परिचालन किया जा रहा था। यह जहाज मलेशिया से नीदरलैंड के लिए सामान लेकर जा रहा था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इससे, क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे सामान्य वही है कि जहाज का क्या नाम है। तो एवर गिविन बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए वो है विदेशी व्यापार नीति 2015-20 की समय सीमा में 6 माह की वृद्धि। भारत में विदेशी व्यापार को किस तरह से तैयार किया जाए, किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए विदेशी व्यापार नीति आया है 2015 से 20। लेकिन कोविड काल के कारण नया विदेशी व्यापार नीति नहीं आ पा रहा है, इसलिए प्रत्येक माह पहले 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, अब 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। इस व्यापार नीति को
उस समय उद्योग मंत्री थी श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। और उस समय बोला गया था कि 2020 तक भारत में कुल विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सेदारी जो होगा वो 3.5% होगा, लेकिन अभी तक इस टारगेट को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके करीब हम लोग हैं। इतना जानिए यहाँ से, बस बाकी सब फालतू चीज़ है, आपको नहीं पढ़ना है। कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानून की समीक्षा के लिए एक समिति बनाया, बोला कि जाइए आप किसान संगठन से राय मशवरा कीजिए और अपना रिपोर्ट दीजिए। तो आपको ये समिति जो था 4 समिति सदस्य था, लेकिन एक समिति सदस्य के द्वारा किसान आंदोलन का समर्थक बताते हुए त्याग पत्र दिया गया। तो अंत में ये समिति जो था 3 सदस्यीय समिति रह गया। ठीक, बस इतना ही आप लोगों को जानना है। कौन कौन इसके सदस्य हैं उसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आप लोग को बताया है लघु बचत क्या होता है। जो लघु अवधि के लिए बचत राशि कम मात्रा में बचत किया जाता है, उस प्रकार के बचत खातों को हम लघु बचत खाता कहते हैं, जिसके ब्याज दर आपको 3-3, 4-4 महीना पर देखा जाता है। और कौन कौन चीज़ आता है उसको हम बतेबे किए हैं आप लोगों को, देखिए अभी समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, डाकघर बचत खाता है, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता है, राष्ट्रीय बचत खाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और उसके बाद मासिक आय लेखा योजना है। ये सब चीज़ें हैं। मतलब आप लोग को जानना क्या है, तो इसमें जानना है आपको, और है किसान विकास पत्र है। ठीक, और भी है। तो यहाँ पे लघु बचत कौन कौन है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। डाकघर बचत खाता लघु बचत खाता में आता है, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता लघु बचत खाता में आता है, उसी तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड लघु बचत खाता में आता है, उसके बाद किसान विकास पत्र लघु बचत खाता में आता है। और दर क्या है कभी कभी पूछे जाते हैं। एक किसान विकास पत्र और एक प्रोविडेंट फंड का याद रखिएगा। किसान विकास पत्र जो है 6.9% ब्याज दर है, और प्रोविडेंट फंड का 7.1% ब्याज दर है। बस बाकी सब आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाएगी। उसी तरह से सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो होता है लघु बचत खाता योजना में ही आता है। आवर्ती जमा भी होते हैं, बचत खाता में ही आता है। ठीक है, 2020-21 के दौरान भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में 101 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। मतलब एक साल में इतना वृद्धि हुई है। ठीक, अभी हाई कुल कितना उसको देखिए, 580 अरब डॉलर है। बस इतना ही आप लोग को जानना है। कितना वृद्धि हुई है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब विदेशी मुद्रा कोष में क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाता है इसको जानिए। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को शामिल किया जाता है, स्वर्ण को शामिल किया जाता है, विदेशी आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को शामिल किया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि को शामिल किया जाता है। चारों को शामिल करके क्या बनाया जाता है दोस्तों, तो आपको आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष बनाया जाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा कोष बनाया जाता है। उस कोष में इस 4 प्रकार के रुपया को डाला जाता है। अब एसडीआर क्या है, एसडीआर क्या है दोस्तों, एसडीआर को हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी कहते हैं। एसडीआर आपको आईएमएफ की मुद्रा है। ठीक है, इस मुद्रा में 6 प्रकार के मुद्रा को शामिल, एसडीआर में 6 प्रकार की मुद्रा को हम लोग शामिल किया करते हैं। एसडीआर में दोस्त कितने प्रकार का मुद्रा को शामिल किया करते हैं, सॉरी 6 प्रकार के नहीं, 5 प्रकार के मुद्रा को शामिल किया जाता है। मतलब एसडीआर में हम लोग 5 प्रकार के मुद्रा को शामिल करते हैं। कौन कौन, तो 1 नंबर में होता है अमेरिकी डॉलर, उसके बाद पाउंड, यूरो, येन, और उसके बाद चीन की मुद्रा जो होता है रेमिस्बी, उसको शामिल किया जाता है। रेमिस्बी जो है चीन की मुद्रा है, उसके साथ यूनान भी है। ठीक है, झाओ भी है, फेन भी है, चारों चीन की मुद्रा है। लेकिन जैसे हम लोग के यहाँ रुपया होता है उसी तरह से चीन में रेमिस्बी होता है। हम लोग के यहाँ जहाँ जैसा सिक्का होता है वैसा ही वहाँ पे यूनान भी होता है। ठीक है, उसका झाओ फेन भी हम लोग के यहाँ 5 आना 4 आना जो होते हैं उस टाइप की राशि है। ठीक है, चलिए यहाँ आपको बता दें कि एसडीआर में पाँच विश्व के 5 मुद्राओं को शामिल किया जाता है। पहले जो था डॉलर से ही याद किया जाता है, लेकिन 1780 के बाद में इसको चेंज किया दिया गया। ठीक है दोस्त, तो इसको आप लोग वहाँ से याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड कारोबार के लिए पृथक अनुषंगी कंपनी की स्थापना। मतलब अपना क्रेडिट कार्ड जो चलाएगी वो पंजाब नेशनल बैंक नहीं चलाएगी, बल्कि उसकी एक अन्य कंपनी जो होगी वो चलाएगी। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के आवेदकों को पहले क्या था, नए बैंक छोटे छोटे बैंक खोलने के लिए आवेदन लिया गया था। उसी आवेदन की जांच के लिए एक समिति बनाया गया, जिस समिति
समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो श्यामला गोपीनाथ होंगे। कौन होंगे? श्यामला गोपीनाथ। बस आपका 3 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमारा आपको आर्थिक घटनाक्रम समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। आपके आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे बीसीएस हुआ या बिहार दरोगा हुआ, इस सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।